नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद और मैं हूं विनोद शर्मा। मैं आज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूं जो करौली जिले में कांग्रेस के जिसको चाणक्य माना जाता है। ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी है। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है। हिंडौन राजकीय महाविद्यालय के पहले छात्र संघ अध्यक्ष हैं, अब कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश मामू मेरे साथ है। मामू जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके। धन्यवाद। मामू जी, मैं आपसे शुरुआत आपसे यहाँ से करूँगा। आप करौली तहसील के सेंगरपुरा गाँव के निवासी हैं। आपके पापा सरपंच थे। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपके पापा को यहाँ आने की कि गांव को छोड़ा और हिंडौन में आए? मेरे पिताजी ईमानदार व्यक्ति थे और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, और वो सदैव से ही उनका सोच रहा था कि मैं गरीबों की सेवा करूं। और गांव में ऐसी परिस्थितियां बनती थी कि कई लोग जो मार्शल कौम वाले हैं वो गरीबों का खेत काट लिया, उनकी मेड़ तोड़ दी और उनको परेशान किया। तो वो समझने लगे, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फादर का नेचर था गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना। कई बार वहाँ लड़ाइयाँ भी होती थी, तो हम देखते थे। जैसे ही हमने होश संभाला, हम समझदार हुए, तो हमारे दिमाग में आया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपने गांव छोड़ दिया। आपकी उम्र लगभग क्या होगी उस समय? मैं ये समझो, मैंने जब छोड़ा 11-12 साल की उम्र होगी। 11-12 साल की। पापा ने कपड़े की दुकान हिंडौन में आके फादर ने कपड़े का बिजनेस चालू कर दिया। कपड़े का बिजनेस चालू करा। उसके बाद फिर आगे क्या गति बढ़ती गई आपकी? उसके बाद में मैंने यहाँ सीनियर किया सन 73-74 में जी। उसके बाद मैं भी छोटा मोटा बिजनेस पत्थर का करने लग गया। पढ़ाई के साथ साथ पत्थर का बिजनेस हो गया जी। और मैंने फिर 77 में यहाँ कॉलेज खोला जी। तो मेरा इंटरेस्ट राजनीति में शुरू से रहा था। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूं और छात्र संघ का चुनाव लड़ूं जी। तो 77 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और 78 में छात्र संघ के चुनाव हुए। तो मुझे छात्रों का भारी बहुमत मिला और मैं भारी मतों से विजयी हुआ। आपने किसको परास्त किया उस समय? मेरे विरुद्ध में एक तो मीना कैंडिडेट थे, श्रीमन मीना थे। एक गुजर कैंडिडेट थे भगवान सिंह अरसाना। 2 प्रत्याशी मेरे विरुद्ध थे। दोनों को परास्त करके आपने परास्त किया। संबंध मधुर है आज भी उनसे? आज भी संबंध मेरे किसी से खराब नहीं रहे। राजनीति की बात राजनीति अलग बात है, संबंध में किसी से खराब नहीं करता। 78 में छात्र संघ का आपने चुनाव जीता। तो आप शुरुआत फिर यहाँ से ही करें छात्र संघ की। अब छात्र संघ का चुनाव भी आने वाला है। करौली जो हिंडौन कॉलेज था, क्या आपका उसका अनुभव रहा? क्या आपने विशेष काम उसमें कराई? क्या आपकी मंशा थी वो काम आज तक अधूरे है? हिंडौन कॉलेज मैंने एडमिशन लिया था जब किराए से धर्मशाला में चलता था। जी, धर्मशाला में। हाँ, उसके बाद जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी का राज था। मुख्यमंत्री जी से मिले, भैरव सिंह जी से, ललित चतुर्वेदी जी से मिले, तो उन्होंने बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, जमीन भी दी। तो मेरे टाइम में कॉलेज का श्री गणेश हुआ था बिल्डिंग का, उसी स्थान पर। उसी स्थान। मतलब आपके कार्यकाल की एक बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं कि जब छात्र संघ बने। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए अध्यक्ष कैसे काम करते हैं कि एक बार में बीए करने के बाद में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं नगरपालिका का चुनाव लड़ूंगा। करीबन मेरी 24-25 साल की एज होगी जी। लेकिन कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे सचिदानंद जी पंडा। हाँ, सचिदानंद पंडा। हाँ। उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि ओम प्रकाश चुनाव लड़ना है तुम्हें जी। मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने मेरे को कोई शहर में ना मेरा कोई ऐसा बाढ़ है ना कभी मैंने सोचा। तो मैंने कहा साहब मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कि ये सोचने का विषय नहीं है। तो मेरे जहां मैं रेजिडेंस था उससे 1 किलोमीटर दूर अननोन एरिया से मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा जी। और मैं अच्छे मतों से विजय हुआ। रेजिडेंस कहाँ था और टिकट कहाँ से मांगा? रेजिडेंस मेरा नीम के बाजार में था और टिकट मैंने पुरानी कचहरी थी पहले जहाँ तहसील चलती थी। हाँ। उस एरिया से मांगा। आपको याद है कितने वोटों से आप जीते? मैं करीबन 182 मतों से वोट जीता। किसको परास्त किया? वहाँ भी करीबन 5-6 कैंडिडेट थे, उनको परास्त किया। उसके बाद फिर लगातार आप उसके बाद फिर मैं 90 में चुनाव लड़ा, फिर 95 में, फिर 2000 में। और अनेक सभापतियों के साथ आपने कामकाज किया। मेरे टाइम में सभापति ज्यादातर बीजेपी के रहे जी। उसके बावजूद भी हमने संघर्ष भी किया। सभापति नगरपालिका में आते थे जब हमारी डिबेट जो होती थी जी, तो पसीने पसीने हो जाते थे। इस तरह के हम मतलब तर्क देते थे। हाँ।
एक बार 90 में तो स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल जी सभापति थे, जी। तो उनको शेर हिंडोन कहा जाता था, लेकिन हम छोटी उम्र के होते हुए भी हाँ। और नगर पालिका में जो डेटाज रखते थे तो वो भी उनका कुर्ता भीग जाता था पसीनों में। हाँ। इस तरह के। उसके बाद नगर पालिका से बाहर निकलने के बाद हमारे संबंध अच्छे रहते थे। तो आप क्या पढ़ के जाते थे क्या पूरा? नहीं, शुरू से नॉलेज थी पॉलिटिकली, हाँ। क्या व्यवस्थाएं गड़बड़ है, क्या चेयरमैन सही कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, और सही डेटा देते थे। मतलब ऐसा नहीं, सही डेटा। वैसे ओम प्रकाश मित्तल जी का कोई मुकाबला तो नहीं वैसे उनके काम? नहीं, मित्तल जी ने शहर का विकास किया और वो भी जनता के लिए लड़ाई लड़ते थे। मैं आज उनकी प्रशंसा करता हूँ। जनता के मुद्दों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर लगातार आप पार्षद रहे। पार्षद के 4 वर्ष के कार्यकाल में आपके कुछ ऐसे संस्मरण सुनाए जिनको आप याद रखना चाहते हैं? पार्षद कार्यकाल में कई बार चेयरमैनों से नगर पालिका में झगड़ेबाजी हो जाती थी। किस बात में झगड़ेबाजी होती वही सुनना चाहते हैं हम। मतलब क्या है कि 3 बार बीजेपी के चेयरमैन रहे और आप 4 बार पार्षद रहे। हाँ, चौथी बार जरूर इंदर सिंह जी कांग्रेस के पार्षद रहे। हाँ, फिर तो बीजेपी के पार्षदों से एक बार क्या हुआ, मित्तल जी चेयरमैन थे जी। चेयरमैन जो भी होते हैं ईओ उनके हिसाब से चलते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। तो हम नगर पालिका की मीटिंग चल रही थी, तो पिछली जो वो सुना रहे थे पिछली मीटिंग की कार्रवाई, जी। तो कई चीजों को ईओ ने उसमें इग्नोर उड़ा दिया। हाँ। तो हम लोगों को बुरा लगा। हमने मित्तल जी के सामने ही ईओ थे एक भार्गव जी, उनको मतलब चेयर से खींच लिया और नीचे पटक दिया। अच्छा। मित्तल जी ने फिर हमारी मतलब डीएलबी में शिकायत की और हमें मतलब सस्पेंड कर दिया था 2 पार्षदों को जी। फिर हम हाई कोर्ट से स्टे लेकर दोबारा मतलब 15 दिन के अंदर दोबारा पार्षद बने। मतलब वो जनता के लिए क्या था? क्या आपको ऐसा लगा था उसमें जो उन्होंने हटा दिया? नहीं, जो जनता के कई वार्डों के गरीब लोगों के वार्डों के वर्क के निर्णय लिए थे, गलत एक्टिविटीज जो थी उनको उन्होंने मतलब एक तरीके से इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे जमता चला गया। उस समय आप पत्थर का व्यवसाय करते थे? पत्थर का व्यवसाय में कहाँ चलता था आपका? पत्थर का व्यवसाय भी मेरा अच्छा व्यवसाय था। ये मतलब जनता का। अच्छा, आपकी शादी कब हुई सर? मेरी हुई थी 13 जून 73 को। 13 जून 1973 में। मतलब छात्र संघ अध्यक्ष बनने से पहले ही आपकी? हाँ। उस समय कितने उम्र के होंगे आप? मैं समझ लो करीबन शादी हुई थी जब 16-17 साल की थी। नाबालिग की हो गई? हाँ, 16-17 साल की हो गई थी। ओम प्रकाश मामू जी है, उस समय शादी जल्दी हुआ करती थी। ये बिल्कुल कहाँ गई बारात? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। कभी किसी व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आपको सफलता कहाँ से मिली, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपका? जैसे आप मानते हैं मेरे जीवन में एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट है जब मैं स्थापित हुआ सभी प्रकार से, चाहे बिजनेस हो, राजनीति का क्षेत्र हो या कुछ और। मतलब जनार्दन सिंह जी गहलोत यहाँ उस टाइम अच्छे लीडर थे, बिल्कुल पकड़ भी अच्छी थी। तो उनके टाइम में हिंडौन करौली ब्लॉक प्रेसिडेंट बना मैं जी। और उसी टाइम मतलब बिजनेस भी चालू किया। लेकिन 2002 में स्टील का बिजनेस किया तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और स्टील का बिजनेस शुरू करते ही इतना बढ़िया जमा जी। और जिस एजेंसी थी जिसकी मेरे पास, उसके जो मालिक थे वो भी बड़े प्रभावित हुए। और मेरे एजेंसी लेने के बाद ही वो जो कामधेनु और टाटा वो थे, वो मतलब सारे राजस्थान में फेम हो गए जी। तो आज भी वो मेरे पैर छूते हैं जब भी मैं मिलता हूँ। तो उनके लिए लकी रहे आप? हाँ, वो तो ऐसा ही मानते हैं। मामू जी ने जब से हमारा ब्रांड लिया, जब से चमका है हमारा ब्रांड। और जब से आप भी चमकते चले गए? हाँ, मेरे पे भी कृपा रही ईश्वर। बिजनेस के दौर में कभी आर्थिक संकट? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। बिल्कुल मध्यम एक वर्ग चलता रहा। अच्छा, बात फिर राजनीति की आती है आपकी। जब हिंडौन और करौली के आप अध्यक्ष बने पहली बार, उस समय क्या माहौल था, कैसे संगठन चला करता था, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। नहीं, उस टाइम जनार्दन जी के बाद पावरफुल लीडर थे यहाँ। जनार्दन सिंह जी पावरफुल लीडर थे और उनके साथ जनता भी थी। वो जब भी क्षेत्र में आते थे, हजारों लोग उनके रेजिडेंस पे आते थे। उस टाइम की राजनीति में राजकीय में अंतर आया जी। क्या अंतर है, थोड़ा वही बताएं। संगठन में एकता थी। कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते थे उस टाइम के पॉलिटिशियन जी। आज भी हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है। और इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि संगठन के लोगों में एक हैरेसमेंट आया है। अच्छा। कि भाई संगठन में काम करने का ज्यादा वो नहीं है। पहले में चाहिए, पहले
कांग्रेस का छोटा सा भी कार्यकर्ता अगर मंत्री के पास या किसी पदाधिकारी पहुंचता उसको इज्जत मिलती। जी आज ऐसा बदलाव आया, आज वो बात नहीं। देखिए हिंडौन करौली एक बड़ा ब्लॉक था, ये समझो 2 विधानसभा थी, तो इनको एडजस्टमेंट कैसे करा करते थे ब्लॉक अध्यक्ष इनको? आप सबको अब तो जो ब्लॉक अध्यक्ष लगभग पंचायत स्तर के ब्लॉक अध्यक्ष मेरा हिंडौन में क्या तो काम करने का तरीका था? मेरा हिंडौन में तो अच्छे संपर्क भी थे, लेकिन जनार्दन सिंह जी की वजह से करौली में भी मतलब जब भी प्रोग्राम होते थे मैं जाता था और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे हर फंक्शन में। विधायकों से लड़ाई कितनी बार लड़ी आपने? विधायकों से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही। हाँ। और हर विधायक मतलब मेरे साथ रहा। कारण क्यों नहीं रही लड़ाई आपको? तो लड़ाई होती है स्वार्थों के लिए। तो मेरे कभी भी ऐसे कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं रहे, क्योंकि मेरे परिवार में ना तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, ना मेरे कोई व्यक्तिगत कार्य ऐसे कि मतलब मैं नाजायज दबाव डालूं और उन फ्रैक्शंस हो। मैं तो कार्यकर्ता या जनता के कामों के लिए जाता हूं और वो काम अमूमन हो जाते हैं। ज्यादा फालतू की चीजें मैं बताता नहीं। दोनों विधायकों को तालमेल कैसे करते हैं? क्योंकि अध्यक्ष तो आप एक, विधायक 2। नहीं, मेरे तो दोनों ही विधायक हिंडौन से तो भरूसी लाल जी थे, करौली से जनार्दन जी थे। जनार्दन जी के टाइम में भरूसी लाल जी को जिला प्रमुख बनाने में जनार्दन जी का योगदान रहा था जी। तो ये दोनों से मेरे अच्छे संबंध थे। ठीक, राजनीतिक बहुत आपसे बातचीत होती रहेगी। इसी विषय मेरे ध्यान में आया है, आप पार्टी के जलाध्यक्ष थे और आपके दामाद भारतीय जनता पार्टी जलाध्यक्ष थे। क्या दोनों में तालमेल था किसी बात पर? नहीं, राजनीतिक रूप से तालमेल था क्या? नहीं, वो अपना काम करते थे, मैं अपना। कभी उन्होंने इंटरफियर मेरी राजनीति में नहीं किया। हाँ। ना मैंने उनकी राजनीति। कभी ऐसा कोई एक अनुभव आया हो दोनों पे कि आप किसी विषय में कुछ चर्चा हुई हो? नहीं, मैं राजनीतिक चर्चा कभी नहीं की उनसे। चर्चा नहीं की? लेकिन जब दोनों आमने सामने चलते मन में कहीं ना कहीं आता होगा कि किसके खिलाफ मुझे प्रदर्शन करना है क्या? हर चुनाव में वो अपने कैंडिडेट के लिए काम करते थे, हम अपने के लिए करते थे। और पार्टी एक ही बार में? नहीं, जैसे मैं चुनाव लड़ा जी, जब मेरे उनसे रिलेशन हो गए, दामाद बन गए। हाँ। तो 2000 में मैं चुनाव लड़ा जी। तो उनके फादर डॉक्टर हरिशंकर जी कप्तान साहब मेरे वार्ड में विरोध में चुनाव प्रचार करने गए थे। अच्छा, आपके विरोध में गए थे? वो भाई बीजेपी वालों ने कहा हाँ कि उनके विरुद्ध प्रचार करने चलो, बीजेपी कैंडिडेट गए। वो मेरे को बुरा नहीं लगा, उनकी ड्यूटी है। तो देखे राजनीति में ऐसे कम देखे जाते हैं ऐसे मौके। ये बदलाव आया ना कहीं इसमें देखा जाता है। मेरे दामाद हेमंत जी वशिष्ठ भी सुलझे हुए विचारों के। हाँ। वो भी कभी इंटरफेयर करते ना, उनको कभी बुरा लगता। मेरी कई बार वो यहाँ आते हैं, खाने पे डिस्कस हो जाती है। मैं बीजेपी के बारे में अपने व्यूज बताता हूँ, अपने कई बार डिस्कस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि संबंधों में खराश है। मतलब ससुर भक्ति से पार्टी भक्ति उनकी है, और ये भी पार्टी को आपने ऊपर रखा है। वहां पर लेके नहीं गए कभी। अच्छा, फिर कांग्रेस की जब बात आती है, अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस संगठन में आपने लंबे समय से काम किया, आपको मैंने शुरुआत में कहा कि आप चाणक्य के तौर पे भूमिका निभा रहे हैं, ये दिनादिन गिरती क्यों जा रही है कांग्रेस? पूरे जिले की अपन बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, वर्तमान में क्या आपको ऐसा लग रहा है? उसका रीजन क्या है कि एक तो संगठन को टाइम टू टाइम गठन नहीं होता, लेट होता है हर चीज जी। कई बार क्या है, किसी भी चीज को अपन ज्यादा लैंगर ऑन करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब जैसे राजस्थान की बात करें जी, अभी जिला ब्लॉक और उनको मतलब सस्पेंड किए हुए करीबन 1.5-2 साल हो गए। तो संगठन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे संगठन के कार्यक्रम भी कमजोर होंगे। इलेक्शन में भी मतलब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कैसे अपन मतलब कंटेस्ट लेंगे विरोधी से। तो ये जरूर थोड़ा सा लैंगर ऑन की प्रक्रिया जरूर कांग्रेस में मतलब कांग्रेस संगठन को कमजोर करती। कहाँ कमजोरी? अच्छा, पहले क्या अंतर था, अब क्या बदलाव आया है? पहले अंतर क्या था, पहले संगठन की ज्यादा पूछ थी। अब क्या है कि संगठन की जितनी पूछ नहीं होती जितनी होनी चाहिए, जबकि संगठन के लोगों को पता रहता है क्या हमारे शहर की प्रॉब्लम है, क्या हमारे गांव की प्रॉब्लम है, क्या हमारे वार्ड की प्रॉब्लम है। उनसे अगर डिस्कस किया जाए तो ज्यादा मजबूत होगी पार्टी। लेकिन आजकल क्या है कि विधायकों से ज्यादा डिस्कस होता है। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं विधायक की जेब में संगठन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब सभी पार्टियों में देखो विधायक की जेब में इसलिए है कि पार्षद के टिकट विधायक को दिए जाते हैं, पंचायत सदस्य के विधायक को दिए जाते हैं। कहीं बदलाव तो हो रहा है ना लगातार, ऐसा लग रहा है? नहीं, अब मेरे यहाँ तो कम होता है, औरों का मुझे पता नहीं। जैसे हिंडौन की बात करूं मैं,
विधायक महोदय मतलब नगर पालिका के चुनाव होते हैं तब भी मेरी सलाह लेते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं। अच्छा, मैं सलाह जेन्युइन देता हूँ, ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। मैं जब देख लेता हूँ कि ये व्यक्ति वार्ड से या पंचायत समिति में जीतने वाला है, मैं अपने व्यूज देता हूँ और 80% सलाह मानी जाती है। तो ये सभापति और प्रधान बनाने की सलाह आपने दी? सभापति प्रधान हमारे पास जो भी कैंडिडेट थे उनके लिए हमारी ड्यूटी थी, जिताए उनको। विधायक पुत्र हैं दोनों, इसलिए जिताए। नहीं, विधायक पुत्र की बात नहीं है, हमारे पास कोई और कैंडिडेट टिकट मांगने नहीं आया। इस टिकट नहीं मांगा, इसलिए कारण ये प्रक्रिया चलती रही। जो भी हमारे पास टिकट मांगने आएगा, फिर वो हमें ये लगे कि ये जीत सकता है, उसी को तो सपोर्ट करेंगे। अब थोड़ा भी होता है। ओम प्रकाश मामू के बारे में कहा जाता है कि वो विधायकों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं और कार्यकर्ताओं के कम। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है विधायक को संतुष्ट करने में ज्यादा रहते हो? नहीं, विधायक मेरे से संतुष्ट रहते हैं क्योंकि मैं विधायकों को सताता नहीं हूँ। नहीं, सताता मतलब कैसे सताते हो आप? संतुष्ट कैसे रहते? नाजायज काम नहीं बताते। अमूमन लोग अपने नाजायज काम ट्रांसफर लेके पहुंचते हैं, मेरा ये करो वो करो, वो मेरे पास वो काम नहीं है। मैं तो जनता के कार्यों के लिए जाता हूं और जनता के कार्यों के लिए विधायक भी सोचता है। आज मैं किसी के गांव के लिए सड़क की बात करूंगा या सामुदायिक भवन की बात करूंगा या नल की बात करूंगा, तो विधायक को क्यों बुरा लगेगा? नहीं, आज भी जैसे चारों विधायक आपके नाम पर लगभग सहमत हो जाते हैं। बिल्कुल सहमत है। आज तो ये क्या आपने कौन सी कला है, कहाँ से सीखी ये कला? सबको संतुष्ट करने वाली कला है, कहाँ से आई आपने? नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। वो मैं कह रहा हूँ ना, वही कला है कि वो ये जानते हैं। एक तो सारे विधायकों को मेरी ईमानदारी पर वो है कि मामू जी ईमानदार आदमी। तो मैं कोई भी काम लेके जाता हूं तो उनके दिमाग में ये भ्रम नहीं होता कि मामू जी ने किसी कार्यकर्ता से या किसी जनता के आदमी से कुछ ले लिया होगा। तो मैं चाय भी नहीं पीता किसी से, और विधायकों को भी मैं कभी नहीं सताता। नहीं सताते। आपको पता है कि आपने कोई बड़ा जन आंदोलन किया हो आपके कार्यकाल में, छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर और आज तक? जन आंदोलन तो आपने देखे बताइए, जैसे कौन कौन से आपको याद है? 5 साल के पीरियड में आंदोलन किए, महीने में 4-4, 5-5 आंदोलन। आपको ऐसा कोई बड़ा आंदोलन याद है आपको, जब आपने कोई सरकार पे बहुत करौली जिले में प्रभाव डाला हो? किस मुद्दे को लेकर आपने कभी पुलिस की लाठियां खाई हैं? पुलिस के कई बार धक्के खाए हैं। धक्के खाए करौली में? करौली में ये आपका एक वो सिस्टम चलता रहा। कांग्रेस के ऐसे बड़े कौन से लीडर हैं जिनसे आप अपना व्यक्तिगत संबंध रखते हैं लंबे समय से, क्योंकि आप कांग्रेस में काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है सर? क्योंकि मैं लंबे टाइम से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो अमूमन हर बड़े लीडर से मेरे संबंध रहे जी। चाहे वो रघु जी हों, बीडी कल्ला जी हों, सीएम साहब अशोक जी हों, अशोक गहलोत जी भी कभी भी कहीं मिलते हैं तो मुझे नाम लेके पुकारते हैं और मैं क्या है। पायलट साहब से भी मेरे संबंध है, क्योंकि मेरे संबंध सभी से यूं मतलब है कि मैं कभी भी फालतू काम लेके नहीं जाता। फालतू काम? आपको बार बार एक ही बात लेके आ रहे हो, फालतू काम लेके नहीं जाता मैं। तो सही काम कौन से होते हैं आपके? जनता के काम होते हैं सही, जनता के विकास कार्यों के काम लेके जाओ, लीडर कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा, विकास कार्य की बात करें, जनता के हितों की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, नल की बात करेंगे, बिजली की करेंगे। अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, लंबे समय से कांग्रेस में आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये लंबे समय से यहाँ के कोई अध्यक्ष वगैरह कहीं भी नहीं है और देश भर में कांग्रेस सिमटती जा रही है। आप क्या जनता पर कांग्रेस को सुझाव देना चाहते हैं जिससे कांग्रेस एकदम सामने आए, क्योंकि विपक्षी का रहना बहुत जरूरी है? हमने व्यक्तिगत तौर पे बड़े लीडरों को सुझाव दिए हैं कि एक तो सारे देश में संगठन का गठन होना चाहिए जी। जब तक अपन का पार्टी का संगठन नहीं होगा तो ना तो कोई एजिटेशन होगा, ना अपन जनता के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। संगठन ही नहीं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे जी। तो मैंने कई बार चिट्ठियां ऊपर भी लिखी हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखी हैं, आपके सामने भी अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए कह रहा था कि भाई संगठन को खड़ा करो, कोई भी बनाओ। तो मेरा तो यही है कि संगठन अगर देश में होगा तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। आज सारे देश में कांग्रेस के समर्थक आज भी हैं, चाहे वो साउथ में देख लो, चाहे नॉर्थ में देख लो। तो थोड़ा सा कमजोर क्यों हुई है? कमजोर होने के कारण क्या है कि हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं जी, वो विरोध करने में और मतलब मजमा लगाने में कमजोर है। जबकि बीजेपी है वो मजमा लगाना, फर्जी बात करना, हमारे कांग्रेस के लोगों की संस्कृति में ये चीजें नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट आपको बात बताएं आप 5 तारीख को हमने महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके आंदोलन किया था।
अमित शाह इतने बड़े लीडर, देश के गृह मंत्री होकर मतलब इतनी बचकानी हरकत कर रहे हैं, वो कांग्रेस में नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने मतलब काले कपड़े पहने कि आज के दिन मतलब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। बताओ, कोई तुक्तान की बात? वो तो राजनीतिक बात है, कहेंगे उस दिन हुआ भी था। हम लोग हमारे लीडर, हम लोग इस तरह की बात नहीं कर पाते। एक इतना जिम्मेदार आदमी, प्रधानमंत्री जी हमारे भी रहे, इंदिरा जी रहे, मनमोहन जी रहे, उन्होंने कभी छोटी हरकत नहीं की। आपने देखा होगा पीएम मोदी बंगाल चुनाव में किस तरह की हरकत कर रहे थे। मैं तो पसंद नहीं करता। एक प्राइम मिनिस्टर दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, बड़ा मखौल लग रहा था कि प्राइम संसद में भी मैंने कई बार मोदी जी को देखा है यूं हाथों को करते हुए, मुंह बनाते हुए। तो प्राइम मिनिस्टर की इमेज के मैं तो अच्छी नहीं मानता इस तरह की। तो राहुल जी की हलचल को भी देखा होगा आपने? नहीं देखा? राहुल गांधी की जो हलचल होती है, हरकत तो नहीं कहूंगा, उनको भी देखा होगा आपने, वो कैसे करते हैं? राहुल गांधी ऐसी हरकत, राहुल गांधी जो भी बात करते हैं सारी बातें सत्य हुई हैं, लेकिन मीडिया प्लस आरएसएस और उनके बारे में मतलब गलत प्रचार, कहे कुछ रहे, मीडिया कुछ पेश कर रही है उस बात को। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो भी बात, ये सब लोग मीडिया पे आरोप क्यों लगाते हैं? मीडिया गलत पेश कर रही है। आप मीडिया, आप जानते हो मतलब मीडिया डरा रखी है। आज कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिशियन, मीडिया वाला बीजेपी के विरुद्ध या पीएम के विरुद्ध कोई बात करो, उसको ईडी आ जाएगी दूसरे दिन। लेकिन ईडी तो तभी ना, आपने कुछ गलत किया तभी तो ईडी आ रही है। क्यों आ रही है? पैसे निकल रहे हैं, देखो बंगाल में कितने पैसे निकले। क्या अपोजिशन के लोग ही गलत कर रहे हैं? पैसे वाले और कोई नहीं है? नहीं तो नहीं, उनके पास जब होगी कार्रवाई होगी। अभी जो है उसको तो मानो। क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अभी जो है औरों के आज बीजेपी के लीडरों के बारे में लिख के दे रहे हैं, बीजेपी के लीडरों के बारे में मतलब संसद में मुद्दे उठ रहे हैं, क्यों नहीं जांच हो रही है? तो आपका कहना यह है कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे? कैसे भाई आप ये कह रहे हैं? मैं पार्टी कांग्रेस के टाइम में मतलब कई मिनिस्टरों को बंद किया है। कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के मिनिस्टर, ये राजा को तुम्हारे वो पूना के थे, वो एशियाई खेल हुए थे, उसमें उनको गलत बना, जेल भेजा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी नहीं किया किसी को। आज बीजेपी में कोई कितना भी गलत कृत कर ले, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा उसमें उसके मिश्रा के लड़के ने मतलब रौन दिया मतलब किसानों को। आज तक कोई मिनिस्टर ने इस्तीफा ही नहीं दिया। मतलब इस तरह कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में कोई भी एक्टिविटीज गड़बड़ होती है तुरंत एक्शन लेते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद भी अगर अपन करौली जिले पे दोबारा आए, करौली जिले से कांग्रेस धीरे धीरे समर्थी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो मेन वर्कर है वो एमएलए नहीं बन पा रहे हैं। आपको दूसरी पार्टी से आयत करने पड़ रहे हैं। नहीं, कौन आयत? आप बताइए किसको नहीं किया? बताइए। भरोसीलाल जाटव जी मैन किस पार्टी से हैं? नहीं, हमने आयत क्यों किया? भरोसीलाल जी को कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी लगी, उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस। हम मतलब आ तो रहे ना, आपकी पार्टी का तो कोई। तो आज बीजेपी तो मतलब भारी पैमाने पे मतलब दादागिरी से मतलब कांग्रेसियों को खत्म करके बीजेपी में ला रही है। आप देख लो असम में बिस्वा, तुम्हारे जो भी मतलब टैलेंट आपके पास टिक नहीं पा रहा है। टैलेंट जो वर्कर है कांग्रेस में टिक नहीं पा रहा है। उसका रीजन है बीजेपी जो है वो देखा है इस आदमी को डिमोरलाइज करना है, उसके यहाँ ईडी भेज दी, इनकम टैक्स के छापे फाड़ दिए। इस तरह का हम नहीं करते। अच्छा, एक और धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश मामू, जिनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।